Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 13 जनवरी 2022 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं, यहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और हमेशा की तरह हम लोगों ने आज भी टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर हेल्प करेगी। कैसे? तो रोजाना हम लोग काफ़ी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ बहुत सारे आर्टिकल्स डिटेल में कवर करते हैं जिसमें से आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हो अपने नोट्स के अंदर। तो इस बेसिस पर आपको ये वीडियो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करता है। साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करते हैं, बट आज मैंने कोई वन वर्ड क्वेश्चंस लगाए नहीं है, ये पुराने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज लगा नहीं पाया हूँ, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था उसकी वजह से। लेकिन टेंशन मत लो, बीच बीच में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस इन आर्टिकल्स के बीच में पूछे जाएंगे जो कि आज के आपके वही वन वर्ड क्वेश्चंस कहलाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप लोगों से मैं रोज बोलता हूं, आप लोग चाहो तो साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज यहां पर इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही देता हूं, उसको डाउनलोड करना और इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। जो पहला आर्टिकल है वो बहुत जबरदस्त आर्टिकल है। आर्टिकल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ जीएस पेपर 2 IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो। कल से मैं ये टैग भी मेंशन कर दिया करूंगा। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है, चाइना ने क्या किया, अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस दिलवा दिया है WTO के अंदर। WTO क्या है? तो यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया भर में व्यापार के ऊपर ध्यान रखता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइना ने अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस दिलवाया, डेवलपिंग कंट्री का टैग दिलवाया। तो क्वेश्चन ये उठता है, तो इसमें दिक्कत क्या हो गई कि चाइना एक डेवलपिंग कंट्री का टैग दिलवा चुका है। दिक्कत यह है, अगर चाइना को हम लोग डेवलपिंग कंट्री का टैग देते हैं WTO के अंदर, तो इससे चाइना क्या करेगा, व्यापार के अंदर बहुत सारा फायदा उठा सकता है, बहुत सारा रिलीफ पा सकता है। जो भी यहां पर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज वगैरह होती है उसके अंदर छूट मिल सकती है। तो हुआ क्या, इस मुद्दे को देखते हुए आज के टाइम पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंडिया है और भी बहुत सारी कंट्रीज है, वो इस केस के अगेंस्ट में आ चुकी है। और वो कंट्रीज बोल रही है कि देखो चाइना को ये टैग नहीं मिलना चाहिए। यही यहां पर चर्चा में है, ये न्यूज़ तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो हाल ही में चाइना को एक डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिला था WTO के अंदर, मैंने आपको बताया। और ये अपने आप में एक कंटेंशियस इशू बन चुका है, अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन चुकी है और कंसर्न्स काफ़ी सारे उठाए जा रहे हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज इस मुद्दे को उठा रही हैं। यूरोपियन यूनियन उठा रहा है, साउथ कोरिया भी, और भी बहुत सारी कंट्रीज इस मुद्दे को उठा रही हैं। साउथ कोरिया का यहाँ पर क्या रोल है वो मैं आप लोगों को आगे भी बताने वाला हूँ। क्लियर हुआ? तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के दिमाग में ये भी आना चाहिए कि यार WTO बताता है कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलपिंग है। तो ऐसा नहीं है, ये आप नोट डाउन करके रख लेना। WTO कुछ भी ऐसा नहीं बताता। WTO कभी भी डिफाइन नहीं करता कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या फिर कौन सी कंट्री डेवलपिंग है। क्लियर हुआ? डेवलप्ड मतलब यहाँ पर पूरी तरह से कंट्री डेवलप हो चुकी है, वहाँ पर लोगों की पर कैपिटा इनकम वगैरह काफ़ी अच्छा है, लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, कंट्री काफ़ी ग्रोथ में है। जैसे आज के टाइम पर US, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेंगी। डेवलपिंग कंट्री जैसे कि आज के टाइम पर विकास अंडरवे है, लगातार हम लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग डेवलप्ड वाली सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया। क्लियर हुआ? तो यहां पर बोला गया कि जो WTO है वो कभी भी किसी भी कंट्री को डेवलप्ड और डेवलपिंग का स्टेटस नहीं देता। कंट्रीज अपने आप डिसाइड करती हैं, कंट्रीज बिल्कुल फ्री हैं अपने आप को अनाउंस करने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए चाइना ने अपने आप को डेवलपिंग का टैग दिया और डेवलपिंग का टैग देने के बाद क्या किया, और बहुत सारे फायदे उठा रहा है व्यापार के मामले में। इनफैक्ट WTO के अंदर प्रॉपर कोई डेफिनेशन मेंशन ही नहीं है कि किस कंट्री को डेवलपिंग नेशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।
ऐसी कोई भी चीज़ मेंशन ही नहीं है। तो इसकी वजह से WTO के अंदर अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर 2/3 ऑफ इट्स 164 मेंबर्स, मतलब 2/3 जो है एक 164 मेंबर्स के जो 2/3 मेंबर हैं वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्री हैं WTO के अंदर वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री का टैग देती हैं। डेवलपिंग कंट्री का टैग इसलिए देती हैं ताकि वो व्यापार के अंदर फायदा उठा सकें, उनकी कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर एक कॉन्ट्रीब्यूशन मिले। कैसे मिलेगा वो भी मैं आप लोग को आगे समझाऊंगा। तो फिलहाल यहां पर जो WTO के मेंबर्स होते हैं, अगर अपने आप को वो डेवलपिंग नेशन बना देंगे, अपने आप को वो डेवलपिंग नेशन का टैग देंगे, तो इससे उन कंट्रीज को फायदा क्या होगा? उन कंट्रीज को फायदा ये होगा कि उनको स्पेशल डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट मिलेगा, जिसको हम लोग S&TT बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब ये स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट का मतलब है जो भी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज और भी बहुत सारी यहां पर एक्स्ट्रा सब्सिडीज जो भी चीजें लगाई जाती हैं वो सब यहां पर आप कह सकते हो छूट दे दी जाएगी उन सब चीजों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो चाइना है, चाइना अपना एक प्रोडक्ट है, मान लो ये X प्रोडक्ट है, इसको दूसरे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इसको दूसरे कंट्री के अंदर मान लो US के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मान लो US इसके ऊपर कोई चार्ज लगा रहा था, टैरिफ लगा रहा था। तो अगर चाइना अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री बोलेगा कि यार हमारी इनकम वैसे ही कम है, ठीक है, हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, हमारा एक डेवलपिंग इकॉनमी है, तो इसमें क्या होगा, जो US के अंदर सामान भेजा जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर US जो टैरिफ लगा रहा था वो यहाँ पर नहीं लगाएगा अगर चाइना अपने आप को डेवलपिंग नेशन बताएगा। तो इससे फायदा किसको हुआ? चाइना को हुआ, क्योंकि चाइना का जो फिर प्रोडक्ट है वो सस्ता बिकेगा और उसके बाद यहाँ पर उस कंट्री के अंदर काफ़ी हद तक वो ग्रोथ पाएगा और चाइना उससे पैसा कमाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे चाइना अपने आप को डेवलपिंग नेशन क्यों बता रहा है, ठीक है। इसके अंदर चाइना को टैक्स के अंदर काफ़ी सारी छूट मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, ये स्पेशल और डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट है, बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है डेवलपिंग नेशन को, ठीक है। टैक्स वगैरह के अंदर भी प्रॉपरली छूट दी जाती है। तो इसी की वजह से यहाँ पर एक कंसर्न उठ गया है। ये यहाँ पर कंसर्न दिखाया गया यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के थ्रू और इंडिया के थ्रू। चाइना का केस क्या था मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो, बोला यह जा रहा है कि चाइना क्या एक वाकई में डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग चाइना का पर कैपिटा इनकम देखोगे तो उसके हिसाब से ये मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आता है। तो मैं आपको एक मुद्दा यहाँ पर समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना एक चीज़। यहाँ पर WTO के अंदर कोई भी डेवलप्ड और डेवलपिंग का टैग तो नहीं है, लेकिन क्या है, लो इनकम, लो मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम की तौर पर कंट्रीज देखी जाती हैं। क्लियर हुआ? अब ये कितना कितना अमाउंट होता है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। फिलहाल तो यहां पर आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ बेसिस पर क्लासिफाई किया है कंट्रीज को, ठीक है। अब वो किस बेसिस पर क्या है, तो वर्ल्ड बैंक यहां पर बताता है 4 इनकम ग्रुप को। 4 इनकम ग्रुप कौन कौन सी मैंने आपको बताया, एक लो इनकम ग्रुप की कंट्रीज हो गई, दूसरा लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की कंट्रीज हो गई, तीसरा अपर मिडिल इनकम ग्रुप की कंट्रीज हो गई और चौथा हाई इनकम ग्रुप की कंट्रीज हो गई। और पता है इसके अंदर कुछ अमाउंट आता है, वो अमाउंट यहां पर आर्टिकल में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूं। जो लोअर इनकम की कंट्रीज होती हैं, या फिर आप कह सकते हो जो पहले हम लोग हाई इनकम से शुरू करते हैं, जो हाई इनकम की कंट्रीज होती हैं, यहां पर जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब टोटल अमाउंट मनी अर्नड बाय अ नेशंस पीपल या फिर बिजनेसमैन, मतलब कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है कंट्री के अंदर। तो जो हाई इनकम कंट्रीज होती हैं इसके अंदर जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है यहाँ पर $12,695, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर आप कह सकते हो अगर कोई व्यक्ति इतना पैसा कमा रहा है, इससे ज़्यादा जो अमाउंट कमा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हाई इनकम कंट्री के अंदर आएगा, उसको बेनिफिट्स इतने मिलेंगे नहीं। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर अपर मिडल इनकम कंट्री आता है। अपर मिडल इनकम कंट्री के अंदर अगर हम लोग बात करें तो किसी व्यक्ति की जो इनकम है, मतलब एक कंट्री के अंदर जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, यानी एक पर व्यक्ति जो आय है, वो लगभग $4,096 से लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो $12,695 तक के आसपास की होनी चाहिए। तो चाइना तो इसी स्टैंड में आता है, क्योंकि चाइना के अंदर $10,000 से ज़्यादा आप देख पाओगे ग्रॉस नेशनल इनकम है, पर व्यक्ति की आय है। तो चाइना कौन सी कैटेगरी में आता है, अगर हम बात करें तो चाइना कहीं ना कहीं अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर आता है, ठीक है। तो जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर आता है, अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बता रहे हैं, अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बताने के बाद फायदा उठा रहे हैं, तो यही यहां पर यह मुद्दा बना हुआ है। आई होप आप अब लोग अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर पाए होंगे। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन ये आता है, तो भारत किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो भारत यहाँ पर आता है लोअर मिडिल इनकम कंट्री के अंदर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आप कह सकते हो जो अमाउंट की लिमिट है वो है $1,046 से लेकर लगभग $4,095 तक यहाँ पर आप कह सकते हो ये अमाउंट देखने को मिलता है।
ठीक है, जिसका भी अंदर, जिस भी कंट्री के अंदर जो लोगों की आय है वो इतनी होगी, तो उसके बेसिस पर क्या होता है, वो कंट्री कहीं ना कहीं लोअर मिडिल इनकम के अंदर आती है। और इंडिया भी आज के टाइम पर एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो साफ साफ साबित ये होता है कि चाइना के अंदर मतलब अच्छी ग्रॉस नेशनल इनकम है, चाइना एक अपर मिडिल इनकम नेशन है। तो यहाँ पर ये अपने आप को क्यों ऐसा कर रहा है, डेवलपिंग टैग दे रहा है, डेवलपिंग टैग दे के अपने आप का फायदा उठा रहा है, मतलब जो ट्रेड है उसके अंदर फायदा उठा रहा है। तो ये यहाँ पर कंसर्न उठाया गया। हालांकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है और चाइना बोलता है कि चलो अब हम लोग यहाँ पर ऐसा काम करेंगे, जो भी फायदा मिल रहा है हम लोग को उसके अंदर हम लोग थोड़ा बहुत एक तरीके से छूट देने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर अपने टैग को हटाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी हद तक दबाव आया चाइना के ऊपर। दबाव इसलिए आया, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया ने दबाव डाला, प्लस और भी बहुत सारी कंट्रीज, मैंने आपको बताया यूएस हुआ, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हो गई। इंडिया ने भी स्टेटमेंट दिया, इंडिया ने भी क्वेश्चन उठाया चाइना को लेकर कि चाइना ये गलत कर रहा है। उसके बाद साउथ कोरिया ने भी क्वेश्चन उठाया। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, साउथ कोरिया वाले पर। साउथ कोरिया वाला पॉइंट क्या बोलता है, आपको मालूम होगा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, क्या कोई ऐसी कंट्री है जिसने अपना डेवलपिंग स्टेटस जो है या फिर डेवलपिंग टैग है उसको एबॉलिश कर दिया या फिर उसको त्याग दिया है? तो बिल्कुल ऐसी कंट्री साउथ कोरिया है। ठीक है, साउथ कोरिया ने क्या किया था, अपना जो टैग है वो यहां पर त्याग दिया था। उन्होंने बोला अब हमें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, हम लोग अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर ग्रॉस नेशनल इनकम अच्छा है, हमारे डेवलपिंग नेशन जो हम लोग कंट्री जो है अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग को कोई भी ऐसे फायदे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को कोई भी ऐसी छूट की जरूरत नहीं है, तो हम लोग को ये टैग से हटा दिया जाए। तो साउथ कोरिया अपने टैग से हटा, ठीक है, साउथ कोरिया ने अपना टैग हटा दिया। तो साउथ कोरिया भी यहाँ पर मुद्दा यही उठा रहा है कि चाइना को भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि चाइना के अंदर भी जो लोगों की इनकम है अच्छी खासी है। चाइना एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ठीक है, ऊपर आ रहा है चाइना किस कैटेगरी के अंदर, अपर मिडिल इनकम के अंदर आ रहा है। तो चाइना को भी यहाँ पर अपना जो टैग है वो हटा देना चाहिए। क्लियर हुआ? एक एक चीज क्लियर हो चुकी है। उसके बाद यहां पर बांग्लादेश का भी यही मुद्दा उठता है। बांग्लादेश का ये मुद्दा क्यों उठता है, क्योंकि आप ये वाला पिक्चर देखो, क्योंकि एक कैटेगरी आती है डेवलपिंग की, एक कैटेगरी आती है डेवलप्ड की, और एक कैटेगरी आती है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की। बांग्लादेश भी अपने आप को यहां पर एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के अंदर मेंशन करता है। हालांकि यहां पर कोरोना के टाइम पे हमने ये देखा, बांग्लादेश के अंदर भी जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, जो पर व्यक्ति आय है वो काफी तेजी से बढ़ चुकी थी। ठीक है, वो इनफैक्ट इंडिया से भी ज्यादा हो चुकी थी। तो आप कैसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के अंदर आए? तो इसी वजह से बांग्लादेश भी काफी सारा पैसा या फिर कमा रहा है या फिर फायदा उठा रहा है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर वो कंट्रीज हैं जो कि एक तरीके से विकसित हो चुकी हैं पूरी तरह से। जैसे यूएस बोल रहा है हम लोग को, यूएस के अंदर जो लोग हैं उन्होंने बोल लिया हम लोग को कोई भी ऐसा सपोर्ट की जरूरत नहीं है, सरकार ना दे कुछ भी तो भी चलेगा, हम लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है, हम लोग कमा रहे हैं, आगे ग्रो कर रहे हैं, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, पर व्यक्ति आय है, वो काफी अच्छी है। ठीक है, तो सरकार से लोग कोई बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। तो वो सब यहाँ पर आप डेवलप्ड कंट्रीज ये देख पाओगे, यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज है। डेवलपिंग के अंदर यहाँ पर इंडिया है, चाइना आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रशिया है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सारी आपको डेवलपिंग नेशंस देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया होगा, मैं इसी को लेकर आशा करता हूँ। ठीक है, अब क्या है मैंने आपको बता दिया बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। बेनिफिट्स स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, मैंने आपको ये बता दिया, स्पेशल और डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट मिलेगा, काफ़ी सारी छूट मिलेगी, टैक्स के अंदर छूट मिलेगी, हर चीज़ के अंदर छूट मिलेगी। इसकी वजह से कंट्री के अंदर ग्रोथ होगी, कंट्री का व्यापार बढ़ेगा, ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दी गई है। जो भी मैंने आप लोगों के सामने ये सारी बातें बोली हैं वो मैंने आपको यहाँ पर एक लिखित में, रिटन में सारी चीज़ दे दी है, PDF आपको मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर चाइना बोलता है कि हम बिल्कुल अब अपना ये सुधारेंगे चीज़ों को, और चाइना बोल रहा है अब हम लोग शुरुआत ये करेंगे कि अपना जो ये स्टेटस है इसको हटाएं। ठीक है, अपना जो डेवलपिंग टैग है यह हटाएं। क्लियर हुआ? तो ये मुद्दा सारा का सारा WTO के अंदर देखने को मिलता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो WTO के बारे में आपको 2-4 इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर में व्यापार को अच्छी तरीके से देखता है। WTO से पहले एक और बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड करके यहाँ पर इसका नाम हुआ करता था। इसको बनाया गया था 1947 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, जो उरुग्वे राउंड था 1986 से लेकर 1994 के आसपास का, ये यहाँ पे आप कह सकते हो इसकी वजह से ही इसी राउंड के अंदर WTO का क्रिएशन हुआ था, WTO को बनाया गया था। फिर WTO अपना प्रॉपरली काम करने लगा 1 जनवरी 1995 से, और जो भी अग्रीमेंट था जिसके बेसिस पर WTO को बनाया गया था उस अग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं मार्कश अग्रीमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अग्रीमेंट साइन किया गया था मोरक्को के मार्कश वाले जगह में, इसी वजह से इसको हम लोग मार्कश अग्रीमेंट भी बोलते हैं।
तो आपसे पहला क्वेश्चन ये बनता है WTO के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं ये आपको बताना है। साथ ही साथ आज के टाइम पर WTO की डायरेक्टर जनरल कौन है जो कि हाल ही में काफी चर्चा में थी, उनका नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट क्या है, जो WTO है अपने आप में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप कह सकते हो आज के टाइम पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। और GATT को हटाकर WTO आया था। क्यों हटाया GATT को? क्योंकि GATT ज्यादातर जो व्यापार है वो गुड्स को लेकर देखता था, लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है गुड्स के साथ साथ सर्विस के ऊपर भी फोकस करता है। WTO का जो हेडक्वार्टर है वो आपको स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रख सकते हो। आई होप आप लोग को अच्छे से चीजें क्लियर हुई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखाना और वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। शेयर करने पे भी वीडियो काफ़ी हद तक आगे बढ़ता है, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो दूसरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपका GS पेपर 3 डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे चर्चा की गई है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके बारे में हमने रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी डिस्कशन किया था, लेकिन बहुत सारे लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिजीनियस मतलब क्या होता है कि हमारे कंट्री के थ्रू खुद बनाया हुआ, हमने खुद यहाँ पर अपना सामान लगाकर इस प्रकार से एक बहुत बड़ा विशाल सा जहाज बनाया है। विशाल सा जहाज, ऐसा बड़ा सा जहाज है जिसके ऊपर आप लोग एयरक्राफ्ट को रख सकते हो। दैट इज वाई इसको बोला जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS विक्रांत। तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है INS विक्रांत। ये अभी ट्रायल पर चल रहा है, इसके ऊपर ट्रायल्स वगैरह किए जा रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो ये हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर जो भी इसके ऊपर हम लोग विमान रखेंगे वो रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे, वो अगर रखा गया तो कहीं जहाज डूब ना जाए, तो मतलब सारी ट्रायल्स वगैरह आज के टाइम पर चलाए जा रहे हैं इस एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर। क्लियर हुआ? तो ये जो INS विक्रांत है ये अपने आप में एक बहुत विशाल सा जहाज देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स वॉरशिप देखने को मिलेगा, युद्ध में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसको इंडिया के अंदर बनाया गया है और अब इंडिया ने खुद बनाया, इसको हम लोग जल्द ही इंडक्ट करेंगे, जल्द ही हम अपने इंडियन नेवी को भी देंगे। क्लियर हुआ? तो अगर हम लोग इस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर एग्जैक्टली क्या होता है? तो देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है एक विशाल सा जहाज होता है, जैसे कि आप लोगों ने अभी पिक्चर के अंदर देखा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, इसको हम लोग फ्लोटिंग एयरबेस भी बोलते हैं। मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने विमान को रख सकते हैं, इसकी वजह से इसको एक फ्लोटिंग एयरबेस भी बोला जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके पास पावर है कि अपने ऊपर काफ़ी सारे विमान को रख पाए, जैसा कि आप लोग इस वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसका इस्तेमाल भी किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है, इसका नाम INS विक्रांत ही क्यों रखा गया? क्योंकि INS विक्रांत नाम का पहले भी हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता था जिसको डीकमीशन कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक नया एयरक्राफ्ट ये बनाया है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका INS विक्रांत क्यों रखा नाम? इसलिए रखा क्योंकि कहीं ना कहीं उस वाले INS विक्रांत के साथ हमारी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई थी, इसी वजह से हम लोगों ने उसका नाम यहाँ पर ये रखा है। अब एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी, वो ये आ रही होगी, जो INS विक्रांत है इसको बनाने में कितना टाइम लग गया? तो आप देख पाओगे 1999 के अंदर इसकी डिजाइनिंग का काम शुरू किया गया था, फिर अगस्त 2013 के अंदर पहली बार इसको पानी में उतारा गया था, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर अगस्त 2021 के अंदर समुद्री ट्रायल शुरू किया गया, फिर फरवरी 2009 के अंदर इसका निर्माण किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर नवंबर 2020 के अंदर अगर हम बात करें हार्बर और बेसिन ट्रायल पूरे हुए, और 2022 के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो नेवी में कमीशनिंग की यहाँ पर संभावना करी जा रही है। और अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जल्दी से हम लोग इसको अपने इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट करेंगे। मतलब ये सीक्वेंस जो मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, इसको ध्यान रखना। फिलहाल ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो एयरक्राफ्ट कैरियर आपने समझ लिया एग्जैक्टली क्या होता है, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं। उसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर INS विक्रांत के बारे में आपको बताया। INS विक्रांत के ऊपर आप लोग MiG-29 फाइटर जेट्स रख सकते हो, कमोव 31 हेलीकॉप्टर्स रख सकते हो, MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स रख सकते हो। तो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये कैरी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये पूरा जहाज़ लगभग 59 मीटर्स की हाइट का आपको ये देखने को मिलेगा। 14 मंजिला ये जहाज़ आपको देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर इसकी जो वेट है वो 62 मीटर्स की है, जैसा आपने अभी एक वीडियो के अंदर देखा था कितना विशाल सा ये जहाज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया और भी इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इसके ऊपर आप लोग 30 एयरक्राफ्ट तक यहाँ पर रख सकते हो, काफ़ी सारे वेपन्स यहाँ पर रख सकते हो। तो ये चीज़ें आज के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं। कुछ इस प्रकार का ये नज़रिया आता है एयरक्राफ्ट कैरियर का। यहाँ पर इसका मतलब है आप लोग समुद्र के बीचों बीच इसको रख दो, और बीचों बीच यहाँ पर इसको रखने के बाद इसके ऊपर आप लोग विमान रख सकते हो, और कहीं पर भी युद्ध होता है तो आप लोग यहीं से विमान को उड़ा सकते हो और यहीं
पर इसके ऊपर लैंड करवा सकते हो। इसका अपने आप में ये एक बहुत बेहतरीन सा फायदा देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है, क्या INS विक्रांत से पहले हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है? तो एक है हमारे पास, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। ये आप देख पाओगे, जो बेसिकली पिक्चर दिखाया था हमने ये वाला, ये INS विक्रमादित्य का ही है, ठीक है। ये INS विक्रमादित्य है। ये भी अपने आप में बहुत ह्यूज साइज का ये देखने को मिलेगा। इसकी लेंथ भी 284 मीटर्स के आसपास है, जो आप कह सकते हो। इसके ऊपर भी आप लगभग 34 एयरक्राफ्ट्स को रख सकते हो, जैसा आपको यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं, दिख रहा होगा। और लगभग अगर हम बात करें ये भी, तो 20 मंजिला ऊंचा ये जहाज़ आपको देखने को मिलेगा। तो समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन जहाज़ की होती है, कितना ज़्यादा हम लोग को ये हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी खास बात क्या है? खास बात यह है, भारत ने INS विक्रांत को खुद बनाया है। INS विक्रमादित्य हम लोगों ने रशिया से लिया था, उसके बाद हम लोगों ने नाम इसका चेंज किया है, लेकिन INS विक्रांत पहली बार भारत ने इसको खुद बनाया। इसी वजह से ये रेगुलरली चर्चा में है कि भारत की कैपेबिलिटीज काफ़ी हद तक इंक्रीज होती हुई नजर आई हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है एयरक्राफ्ट कैरियर के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर, सबमरीन्स की पनडुब्बियों के बारे में बात करें, तो भारत के पास टोटल कितनी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं ये आपको बताना है, ठीक है। टोटल कितनी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उसके साथ साथ आप ये बताना उन न्यूक्लियर सबमरीन्स का नाम एग्जैक्टली क्या क्या है, तो ये नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया स्किल्स 2021 के बारे में। तो हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि इंडिया स्किल्स 2021 जो ये नेशनल्स है, ये बेसिकली कंट्री का एक बिगेस्ट स्किल कंपटीशन था, जहां पर अपनी स्किल्स को दिखाया जाता है, ठीक है। अभी ये कंपटीशन खत्म हुआ है रिसेंटली, इसी वजह से चर्चा में आया। अब इस कंपटीशन को बनाया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो हायर स्टैंडर्ड ऑफ स्किल हैं वो दिखाई जाए, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उस प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वो अपने टैलेंट को दिखाते हैं, ठीक है। पहले नेशनल लेवल पर दिखाते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने टैलेंट को दिखाते हैं, अपनी स्किल्स को दिखाते हैं। स्किल्स अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं वो भी मैं आप लोग आगे बताऊंगा। तो जो ये इंडिया स्किल कंपटीशन है, ये हर 2 साल में आपको ये देखने को मिलता है, होता रहता है। उसके बाद अब की बार जो ये कंपटीशन हुआ है, इसके अंदर 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब इसके अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों हैं, दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था इस कंपटीशन के अंदर, अपनी स्किल्स को दिखाया, ठीक है। लगभग 54 टाइप के स्किल्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर दिखाया गया है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, किस प्रकार से हम लोग साइबर अटैक से बच सकते हैं, ये दिखाया गया। रोबोट सिस्टम के बारे में बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया गया, पेंटिंग, डेकोरेशन, ठीक है, हेल्थ के बारे में। तो अलग अलग टाइप की स्किल्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए यहाँ पर एक कंपटीशन रखा जाता है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, चाहे कैसी भी काफ़ी सारी स्किल्स इसके अंदर मेंटेन की जाती है। अब अगर हम बात करें तो इस पूरे कंपटीशन को हैंडल कौन करता है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, तो नोडल एजेंसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो कॉर्पोरेशन है ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहली बात आप लोग स्किल्स की टेस्टिंग करते हो, और जो भी यहाँ पर विनर होता है, जैसे कि मान लो अगर हम अभी स्टेट्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो ओडिशा ने यहाँ पर इसको टॉप किया, ठीक है। ओडिशा के बाद महाराष्ट्र, केरला ने इसको टॉप किया। जो भी विनर्स होंगे इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स के, उन सबको चांस मिलेगा कि वो हमारे कंट्री को, हमारे महान भारत को रिप्रेजेंट करें वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के अंदर, ठीक है। एक इंटरनेशनल लेवल पर वो जाकर हमारे कंट्री को एक तरीके से रिप्रेजेंट करे, ये इनको मौका मिलता है। और ये जो वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन है, ये भी होने वाला है, कहां पर होगा, चाइना के अंदर शांघाई में होगा, अक्टूबर 2022 के अंदर, मतलब इसी साल। क्लियर हुआ, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें स्किल डेवलपमेंट की इतनी ज़रूरत क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पर हमारे पास अनस्किल्ड लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। जो लेबर फोर्स है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये एक रिपोर्ट बताती है, वो रिपोर्ट है यूएनडीपी डेवलपमेंट की। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 बताती है कि लगभग 21.1% जो लेबर फोर्स है वो स्किल्ड देखने को मिलती है 2010 से लेकर 2019 के बीच में। तो आप खुद समझ सकते हो कि अभी भी कितनी ज़्यादा कमी है लोगों के पास स्किल्स की। तो यहाँ पर उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए कॉम्पिटिशन रखा जाता है ताकि लोग अपने आप को इंप्रूव करें, स्किल्स में कुछ ना कुछ सीखें और आगे आके रिप्रेजेंट करें, पहले यहाँ पर कंट्री के अंदर, देन उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको रिप्रेजेंट करने का पूरी तरह से मौका मिलता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक मुद्दा ये भी आता है, जैसे ही हम लोग स्किल्स को डेवलप करेंगे ना, तो अगर एक व्यक्ति के अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी से भी लड़ पाता है, ठीक है। तो इसकी एक ज़रूरत ये भी है कि लोगों के अंदर स्किल्स को डेवलप किया जाए ताकि यहाँ पर वो अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ें, बेरोजगारी से लड़ें, जो कि कोरोना वायरस की वजह से ये बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है।
उसके बाद मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे रिलेटेड इनिशिएटिव्स के बारे में बताया है। ये भी सारी जो स्कीम्स हैं ये सब बात करती हैं स्किल्स को लेकर, तो इसको एक बार आप लोग रीड कर सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी रीड ही करूँगा तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया है, कहीं ना कहीं भारत सरकार के इनिशिएटिव हैं जो भी ये बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है रेड सेंडर्स के बारे में। ये आपको रेड सेंडर्स जो लटकड़ी दिख रही है, ये इसके बारे में ये चर्चा की जा रही है। अब ये चर्चा में क्यों है? जो हमारा IUCN है, मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने हाल ही में जो रेड सेंडर है, या फिर इसको रेड सैंडलवुड भी बोल सकते हो, ठीक है, लाल चंदन की लकड़ी बोल सकते हो, तो अभी इसको दोबारा से एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है। एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर मतलब ये लकड़ी खतरे में है, ठीक है, खतरे में है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इन पेड़ों को नहीं बचाओगे तो ये पेड़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनका नहीं पता चलेगा फिर क्या हुआ, ठीक है। तो आप कह सकते हो दोबारा से एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर डाला गया इसको, तो मतलब परेशानी काफ़ी ज़्यादा है इस पेड़ को देखते हुए। उसके बाद बताया गया इसको पहले क्लासीफाई किया गया था 2018 के अंदर नियर थ्रेटन, मतलब ये खत्म होने वाला था, बहुत खतरे में, बिल्कुल नहीं, खतरे के पास में था बिल्कुल, ठीक है, लेकिन अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया कि अभी खतरे में पहुंच चुका है ये, ठीक है। तो IUCN क्या है? तो अब मैंने आपको बताया IUCN कंजर्वेशन, आप देख पाओगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रोवाइड करवाता है। ये रेड लिस्ट के अंदर अलग अलग लिस्ट बनी हुई हैं, कोलैप्स, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड। यहाँ पे आप देख पाओगे जो एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी है, यहाँ पर इस रेड सेंडर को डाला गया या फिर रेड सैंडलवुड को रखा गया है। अगर यहाँ पर ये और भी सिचुएशन खराब होती है तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएगा, इससे भी सिचुएशन खराब होती है तो वो कोलैप्स हो जाएगा, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो रेड सैंडलवुड कुछ इस प्रकार से आपको ये पेड़ उसका देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? ये आप दो इस प्रकार से यहाँ पर ये वुड देखने को मिलती है, जिसको हम लोग रेड सैंडलवुड भी बोलते हैं, ठीक है। सैंडल आप समझ गए ना, वही चंदन की लकड़ी जो होती है, रेड सैंडलवुड यहाँ पर बोला गया है। अब अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करें, सबसे पहली बात, ये जो स्पीशी है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? देखो यहाँ पर जो ये रेड सैंडर है इसका साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सेंटिलेनस। ओके, ये एक इंडिया एंडेमिक ट्री स्पीशी, एंडेमिक मतलब ये कुछ ही जगह में पाई जाती है, खासकर ईस्टर्न घाट्स के अंदर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। एंडेमिक मतलब कुछ ही जगह पर, पेंडेमिक मतलब सभी जगह पर, ठीक है, जैसे हम लोग कोविड को देखते हैं। तो ईस्टर्न घाट्स कहाँ पर है? तो आप लोगों को पता ही है, ये आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे और ये ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। तो ईस्टर्न घाट्स पे आपको क्या होगा, ये रेड सैंडलवुड पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन। खासकर आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर ये देखने को मिलेगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट के अंदर, आंध्र प्रदेश के जंगलों के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पर है ये आप लोग देख पाओगे, ये रहा आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ? ठीक है, और ये भी ईस्टर्न घाट में, अभी हमने ये एरिया देखा था, ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछना मैं ज़रूर चाहूँगा। देखो, आंध्र प्रदेश के पास में आपको तेलंगाना नज़र आ रहा होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में एक वाटर डिस्प्यूट चलता है, बहुत पॉपुलर वाटर डिस्प्यूट है जो कि रिसेंटली चर्चा में था। उस वाटर डिस्प्यूट का नाम ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन गया। तो रेड सैंडलवुड कुछ इस प्रकार से नज़र आता है, एक बार और यहाँ पर इसका नज़ारा ले लो। फिर उसके बाद बताया गया आखिरकार ये परेशानी में क्यों है, ये खतरे में क्यों पहुँचा। खतरे में इसलिए पहुँचा क्योंकि आज के टाइम पर इसकी स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, प्लस उसके बाद यहाँ पर जंगलों के अंदर आग लग जा रही है, उसकी वजह से खत्म हुए। कैटल ग्रेजिंग करवाया जा रहा है, गाय भैंस चरवाई जा रही है, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये सिचुएशन इन सैंडलवुड्स की खराब हुई है। उसके बाद बोला गया और भी बहुत सारी मानव की हरकतें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इन सैंडलवुड्स के ऊपर असर पड़ा है। जो ये रेड सैंडर्स या फिर रेड सैंडलवुड है, इसको हम लोग जानते हैं इसकी अपनी खुद की खासियत के बारे से। खासियत क्या है कि यार इसको मेडिसिन के तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन के साथ साथ आप कह सकते हो कि कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। एशिया के अंदर बात करें तो चाइना, जापान जो है यहाँ पर इस रेड सैंडलवुड का कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनसे फर्नीचर बनाया जाता है, वुड क्राफ्ट बनाया जाता है, और प्लस यहाँ पर जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी बनाया जाता है रेड सैंडलवुड से। तो इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गेटवे ऑफ हेल्थ तुर्कमेनिस्तान के बारे में। कल के न्यूज़पेपर के डिस्कशन में मैंने बिल्कुल लास्ट में इस आर्टिकल के बारे में समझाया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हम लोग आज समझेंगे क्योंकि सब लोग यहाँ पर न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं देख पाते हैं, कुछ लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी देखते हैं। ये आर्टिकल आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रीलिम्स में डायरेक्टली फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर एक नरक का दरवाजा है, ठीक है, जिसको हम लोग आप कह सकते हो दरवाजा ऑफ क्रेटर बोलते हैं या फिर गेटवे ऑफ हेल बोलते हैं, नरक का दरवाजा बोल सकते हो। ये इस प्रकार से यहाँ पर एक क्रेटर बना हुआ है, एक प्रकार से गड्ढा बना हुआ है, इसके अंदर ये आग जल रही है। और पता है हैरानी वाली बात यह है, ये आग पिछले 50 सालों से जल रही है, ठीक है। तो आप कहोगे ऐसा क्यों है, तो वो वही चीज़ आज मैं इस आर्टिकल के अंदर बताऊंगा। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो तुर्कमेनिस्तान पर लोकेटेड है। ये आपको देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान पर, यहाँ पर आपको दरवाजा ऑफ क्रेटर ये वाला एरिया देखने को मिल जाएगा।
अब इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो आज के टाइम पर लोग काफ़ी घूमने वगैरह भी आते हैं। एज अ टूरिज्म यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रमोशन देखने को मिलता है, लोग काफ़ी तक रिसर्च करने आते हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर आग लगी पड़ी है, और ये क्यों लगी पड़ी है आगे मैं आपको बताऊँगा। तो हाल ही में तुर्कमेनिस्तान ने डिसाइड किया, तुर्कमेनिस्तान ने डिसाइड ये क्या है, देखो मैंने ये बताना भूल गया कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि तुर्कमेनिस्तान ने डिसाइड ये किया है कि हम इस आग को बुझाएंगे। ठीक है, ये जो आग है ये नेचुरल गैस की आग है, मतलब ये नेचुरल गैस यहाँ से निकल रही है और उसके अंदर आग लगी हुई है। एग्जाम्पल दिया गया मीथेन का, मीथेन बहुत तेज़ी से यहाँ से लीक हो रही थी। ठीक है, तो उसी के अंदर यहाँ पर आग लगाई गई है, तब से ये आग लगी हुई है। तो यहाँ पर हुआ क्या था एग्जैक्टली अगर हम लोग इतिहास देखें तो आपको मैं वो भी बताऊंगा। तो आज के टाइम पर मीथेन यहाँ पे लीकेज हो रहा है, मीथेन लीकेज की वजह से ये आग लगी हुई है, और मीथेन अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। अगर मीथेन लीक होता है तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड लेवल ओजोन बनाएगा, इससे यहाँ पर आप कह सकते हो एयर पोल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस गैस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। इनफैक्ट हमारे पास एक डेटा ये भी है जिसमें बताया गया मीथेन की वजह से हर साल लगभग 1 मिलियन प्री मेच्योर डेथ होती हैं। ठीक है, समय आने से पहले इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो मीथेन इतनी ज़्यादा ये खतरनाक देखने को मिलती है। और तुर्कमेनिस्तान एक ऐसी लोकेशन देखने को मिलेगा जहां पर नेचुरल गैस भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। अगर हम लोग तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन बात करें, तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन की बजाय हम लोग इस क्रेटर के बारे में बात करें तो ये क्रेटर कहाँ पे लोकेटेड है मैंने आपको बताया, तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है अशगाबाद, उससे लगभग 260 किलोमीटर्स दूर जाकर काराकुम डेजर्ट में ये लोकेटेड है। मैंने जो कि अभी आप लोग को लोकेशन थोड़ी देर पहले दिखाई थी। ये क्रेटर लगभग पिछले 50 सालों से बर्न कर रहा है, मैंने आपको ये भी बताया। ये क्रेटर आज के टाइम पर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। ठीक है, लोग आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान जाते हैं तो यहाँ पर घूमने ज़रूर जाते हैं। इसको शाइनिंग ऑफ काराकुम भी बोला जाता है। ये मैंने आपको लोकेशन ऑलरेडी दिखाई ही दिया है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का ये वाला एरिया जो है ये यहाँ पर चर्चा हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बना कैसे, ये क्रेटर गड्ढा बना कैसे। देखो बोला यह जाता है तुर्कमेनिस्तान जब यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, ऑब्वियसली बात है 1991 से पहले तुर्कमेनिस्तान यूएसएसआर का पार्ट ही हुआ करता था। 1991 में यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन टूटा तो तुर्कमेनिस्तान एक अलग से कंट्री बनकर आया। अब होता क्या है यहाँ पर, जब तुर्कमेनिस्तान बना तो उन्होंने यहाँ पर यूएसएसआर से पहले, यूएसएसआर के टूटने से पहले तुर्कमेनिस्तान के अंदर सोवियत ड्रिलिंग करी गई। वहाँ पर आप कह सकते हो नेचुरल गैस की खोज, पेट्रोलियम की खोज की जा रही थी। पेट्रोलियम के लिए यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, क्योंकि आपको पेट्रोलियम चाहिए तो आपको खुदाई करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम के लिए खुदाई कर रहे थे, और खुदाई करते करते क्या हुआ, ये ज़मीन जो है अचानक से धंस गई अंदर। अब ज़मीन धंस गई तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इसमें से नेचुरल गैस लीक होने लगी, जो मीथेन है वो यहाँ पे लीक होने लगी, ये बोला जाता है। और जो मीथेन लीक होने लगी तो उस मीथेन के अंदर आग लगा दी गई। जब यहाँ पर कुछ टाइम बाद आग लगा दी गई थी, कुछ टाइम बाद लोगों को पता चला कि लगातार यहाँ पर गैस लीक हो रही है, तो इससे कंसर्न हो सकता है। लेकिन ये भी पता था कि अगर हम इसमें आग लगा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आग लगाई, तब से ये आग जल रही है, 50 साल हो गए हैं। तो मतलब यहाँ पर लगातार ये मीथेन लीक होता हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ। तो अभी यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान इसी को बंद करने के ऊपर फोकस कर रहा है। इसको बोल रहा है कि हम इस क्रेटर को ढक देंगे, बंद कर देंगे, चाहे रेते से बंद करें चाहे कैसे ही बंद करें, लेकिन बंद किया जाएगा। क्यों बंद इसलिए किया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पर इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। एनवायरमेंट के ऊपर तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ ही रहा है, साथ ही साथ लोगों की हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स है वो यहाँ पर उसका घाटा देखने को मिला है। लगातार मैंने आपको बताया ना, नेचुरल गैस आपको देखने को मिलेगी, लगातार वो खत्म हो रही है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर इनका मकसद ये है कि इसके ऊपर रेत डाल के बंद कर दिया जाए। वो आने वाले टाइम बताएगा कि ये बंद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर बंद करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये विस्फोट होता हुआ भी नजर आने वाला है। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको तुर्कमेनिस्तान के बारे में बता दिया, प्लस इस नेचुरल क्रेटर के बारे में बता दिया, दरवाज़ा गैस क्रेटर के बारे में बता दिया, इसको दरवाज़ा गैस क्रेटर बोलते हैं। प्लस आज आप लोगों को करना क्या है, अब जाकर तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन देखना, बताना ये तुर्कमेनिस्तान से कितनी कंट्रीज तुर्कमेनिस्तान से बाउंड्रीज को शेयर करती हैं, मतलब कितनी कंट्रीज तुर्कमेनिस्तान के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करती हैं, यह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और एक और क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, जो तापी पाइपलाइन है, ठीक है, तापी पाइपलाइन भी तुर्कमेनिस्तान से निकलती है। ठीक है, ये तापी पाइपलाइन की फुल फॉर्म क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टी से तो तुर्कमेनिस्तान हो गया, और ये एपीआई का मतलब क्या है ये भी आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ना वो इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आज आर्टिकल भी कम थे लेकिन इंटरेस्टिंग थे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।